अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑरल प्रेजेंटेशन लेक्चर 2 के साथ आज हम फिर से इकट्ठा हैं जी। ऑरल प्रेजेंटेशन की लेक्चर 2 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑरल प्रेजेंटेशन क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर, उसकी सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रक्चर जो है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर, सो स्टे ट्यून्ड। अभी हम आगे चलते हैं जी। ओरल प्रेजेंटेशन क्या होती है, ये हमारा रिवीजन है कि ओरल प्रेजेंटेशन हमने पहले भी बात की थी पिछले लेक्चर में, दैट oral presentation is also known as public speaking or simply presentations, and it consists of an individual or a group presentation. Oral presentation can be defined as verbal address to an audience on a particular topic, and the aim of oral presentation is to educate, inform, entertain, or present an argument. This is what is called oral presentation. जी, oral presentation के structure की तरफ अब आ जाते हैं, which is the main focus of this lecture today. जी, structure या बॉडी ऑफ ऑरल प्रेजेंटेशन, ये दोनों चीज़ें हैं, हो सकती हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑरल प्रेजेंटेशन, या आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द बॉडी ऑफ ऑरल प्रेजेंटेशन, तो फिर आप उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर और व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन भी इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है स्ट्रक्चर के लिए। सो अगर आपको इन तीनों में से कोई एक वर्ड भी आता है तो दैट मीन्स यू हैव टू राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑरल प्रेजेंटेशन। तो अभी क्या है जी, ऑर्गेनाइजेशन और द स्ट्रक्चर और द बॉडी इज द मोस्ट एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑरल प्रेजेंटेशन। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे आप घर है आपका और आप उसको डेकोरेट करना चाहते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। घर बना होगा तो आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। सो आपका स्ट्रक्चर जो है वो अगर मौजूद होगा तो फिर आप यू विल बी एबल टू प्रेजेंट समथिंग। तो ऑरल प्रेजेंटेशन के लिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है जी ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर, जिसकी सिग्निफिकेंस हमने अभी बात की है कि दैट इज़ द मोस्ट एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑरल प्रेजेंटेशन बिकॉज इट क्लैरिफाइज योर आर्ग्यूमेंट एंड हेल्प्स द ऑडियंस रिमेंबर व्हाट यू से। क्योंकि स्ट्रक्चर जो है उस पर बेस करता है कि आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को, आप अपने आर्ग्यूमेंट को किस तरह से प्रोपिगेट करते हैं, किस तरह से कन्वे करते हैं, और किस तरह से आपके ऑडियंस जो हैं वो आपकी बात को समझ पाते हैं, वो याद रखते हैं और उन तक आपकी बात कन्वे हो जाती है और फाइनली वो इससे कन्विंस हो जाते हैं। सो ये आपके जो स्ट्रक्चर है उसका फंक्शन भी कहा जा सकता है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं हम, तो फिर वहाँ पर आ जाता है कि आपका स्ट्रक्चर जो है उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है और उसके बाद आपके स्ट्रक्चर का जो सिग्निफिकेंस है या उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है। तो अभी इस छोटा सा जो 2 सेंटेंसेस का पैराग्राफ है, इसमें हमें ये पता चला कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। अब उसके बाद आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑरल प्रेजेंटेशन या बॉडी ऑफ ऑरल प्रेजेंटेशन क्या होती है जी। स्ट्रक्चर और बॉडी ऑफ ऑरल प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। वो 3 पार्ट्स कौन से हैं जी? नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 मेन बॉडी, नंबर 3 समरी और कंक्लूजन। ये वही 3 पार्ट्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी बात की थी इसके ऊपर। और इसके अलावा हम जब राइटिंग प्रोसेस और राइटिंग ऐसे की तरफ चले गए थे तो वहाँ पर भी हमने इसके ऊपर बहुत बात की है कि आप किसी भी कंटेंट है जो आपका राइटिंग जो आप कर रहे हैं तो उसमें आपके ये 3 पार्ट्स होंगे जिसको आपने फोकस करना है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। जी, अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है जी? इंट्रोडक्शन इज़ द फाउंडेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर ऑरल प्रेजेंटेशन। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, दैट इंट्रोडक्शन इज़ द फाउंडेशन और इंट्रोडक्शन इज़ द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑरल प्रेजेंटेशन। अगर आप इसमें ऑर्गेनाइजेशनल नहीं भी करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज़ ओके। इंट्रोडक्शन इज़ द फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑरल प्रेजेंटेशन। तो ये किसी भी ऑरल प्रेजेंटेशन के स्ट्रक्चर का फाउंडेशन होता है, उसकी बुनियाद होता है, उसका बेसिस होता है। और इसमें होता क्या है? इट इज़ द सेंट्रल आइडिया और आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन, सो इट मस्ट बी वेरी क्लियर। इंट्रोडक्शन जो होता है वो आपकी प्रेजेंटेशन का मेन आइडिया होता है, सेंट्रल आइडिया होता है, जिसको आप फोकस करते हैं, जिसको आपने पूरी प्रेजेंटेशन में कन्वे करना होता है टू योर ऑडियंस। तो इसलिए जो सेंट्रल आइडिया है ये आपके इंट्रोडक्शन में ही कन्वे हो जाता है, जिससे ऑडियंस को पता चल जाता है कि आप किस चीज़ पर बात करने जा रहे हैं। जैसे जैसे ही ये हमने आज का लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। Next is an introduction should be concise,
प्रेफरेबली वन सेंटेंस इन प्रीसाइज। अगर आप प्रेफरेबली वन सेंटेंस नहीं लिखना चाहते, ब्रैकेट वाला जो है दैट इज़ ओके, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन के लिए क्या ज़रूरी है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज़ एन इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज़ द मेन पार्ट और व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इंट्रोडक्शन, या व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट रूल फॉर द इंट्रोडक्शन। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए दैट इट must cover the central idea or argument of the presentation. It must be very clear and it should be concise and precise। यानी बहुत छोटा होना चाहिए, लेकिन छोटे में ये नहीं होना चाहिए कि वो कुछ चीज़ें कवर करे और कुछ चीज़ें छोड़ दे। तो उसको कंसाइज भी होना चाहिए कि वो जामे हो, जिसमें वो सारी बातें जो हैं वो आपकी कन्वे हो जाएं। नेक्स्ट इज मेन बॉडी। मेन बॉडी क्या होता है? जो मेन बॉडी ऑफ योर टॉक मस्ट मूव लॉजिकली। मेन बॉडी हमने बात की थी, आपकी जो एक्सप्लेनेशन होती है आपके सेंट्रल आइडिया की, जहाँ पर आप उसको कन्वे करते हैं पूरी डिटेल के साथ, आप उसको सपोर्ट करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ और अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू के साथ। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके मेन बॉडी में आ जाती हैं। तो मेन बॉडी में आपकी जो बात होती है दैट मस्ट बी वेरी लॉजिकल, और उसकी मूवमेंट भी बहुत लॉजिकल होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हो। ये अगर हम पीछे जाते हैं, आप पिछले लेक्चर्स में अगर आप देखें तो आपको ये बात पता चलती है कि इंटरलिंक्ड होना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे में, एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ, एक बात का दूसरी बात के साथ। और वो जिस तरह से एक वेव चलती है पानी की, मूव करती है आगे और बीच में इंटरप्ट नहीं होती है, बिल्कुल उसी तरह से आपका एक वेव की तरह से ऐसे चलना चाहिए है कि वो उसमें कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए है, वो कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ब्रोकन नहीं होना चाहिए है, और आपकी जो बात है वो लॉजिकल मूवमेंट के साथ आगे बढ़ रही हो कि आप एक चीज़ आपको ये ना लगे कि ये बात पीछे कोई और की थी, आगे कोई और बात है, ये क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, द मेन पॉइंट्स शुड बी गिवन वन बाय वन। अगर हम पीछे जाते हैं अपने ऐसे के जो हमारा लेक्चर था, तो उसमें आपसे बात की गई थी, क्योंकि उसमें मेन बॉडी को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था। तो उसकी वही बात है कि जी मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपके वन बाय वन आपने डिस्कस करने हैं, और हमने वहाँ पर भी बात की थी कि आपका एक मेन पॉइंट एक पैराग्राफ में डिस्कस किया जाएगा। Next is, along with concise and relevant supportive evidence, statistics or examples through your argument or report। मेन बॉडी में आप क्या करते हैं? एक तो आप डिटेल्स देते हैं, आप अपने व्यूज़ को कन्वे करते हैं, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं सपोर्ट करने के लिए अपने उस आइडिया को जो आपने फोकस किया है। इसमें आप एग्जांपल्स भी कोट करते हैं, इसमें आप कोई भी सपोर्टिव एविडेंस होता है जिसमें आप स्टैटिस्टिक्स भी देते हैं, यानी कि आप उसमें डाटा जो कलेक्शन किया है आपने, या आप बता सकते हैं कि जी क्लास में इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एरिया से आते हैं, इतने स्टूडेंट्स इस एरिया से आते हैं, तो दिस डाटा इज़ कॉल्ड द स्टैटिस्टिकल डाटा, जिसमें आप उनको ये चीज़ बता रहे होते हैं, फिगर्स बता रहे होते हैं, आप उनको अपनी पूरी डाटा कलेक्शन के बारे में कि इतने स्टूडेंट्स की एज इतने से इतने तक है, और ये स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एरिया से आते हैं, 4 स्टूडेंट्स इस एरिया से आते हैं, 10 स्टूडेंट्स उस एरिया से आते हैं, तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिकल डाटा। तो इन सारी चीज़ों को आप जहाँ पर अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एज एविडेंस या एग्जाम्पल के तौर पर भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कोट कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी मेन बॉडी में कवर हो रही होती हैं। नेक्स्ट फेज इज कंक्लूजन। अब कंक्लूजन के आगे 3 फेजेस हैं, 3 फर्दर फेजेस हैं इसमें। कंक्लूजन के वो क्या हैं जी फेजेस, और आप उनको अलहदा-अलहदा से नहीं लिखेंगे, आप उसको एक ही पैराग्राफ में भी कवर कर सकते हैं, और मैक्सिमम 2 पैराग्राफ्स में, जैसा हमने ऐसे में भी बात की थी। अब इसके 3 फेजेस कौन से हैं? एक है रिव्यू, रीस्टेट एंड कंक्लूजन। जब आप ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि आपके जो ऑडियंस हैं वो याद नहीं रख सकते कि आपने पिछली स्लाइड में क्या बात की थी, आपने 1 मिनट पहले क्या बात की थी, तो इसलिए आपको बार बार रेपिटेशन भी करनी पड़ती है। और दूसरा चीज़ है कि आप रिव्यू करते हैं, आप अपनी सारी बात को रिव्यू करते हैं, एक छोटी सी समरी बनाकर पेश करते हैं। रिमाइंड योर ऑडियंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स बाय रीस्टेटिंग देम यूजिंग द बज़वर्ड्स एंड टॉपिक सेंटेंसेस। कुछ ऐसे वर्ड्स आप यूज़ करते हैं कि जो आपने पीछे बात की थी, तो उन वर्ड से फ़ौरन क्लिक कर जाता है कि आपने वहाँ पर उस वर्ड की क्या डिटेल बताई थी, क्या किस तरह से उसको एक्सप्लेन किया था। तो वो जो टॉपिक सेंटेंसेस हैं समटाइम्स आप उनको एज इट इज़ भी यहाँ पर रीस्टेट कर सकते हैं। नंबर 2 इज़ रीस्टेट योर मेन पॉइंट, अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको
अपना जो मेन पॉइंट है उसको रीस्टेट करना है, आप उसको वही वैसे ही उन्हीं वर्ड्स के साथ भी यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज़ कंक्लूजन। कंक्लूजन का थर्ड फेज़ जो है, लास्ट फेज़ जो है, वो इटसेल्फ कंक्लूजन है, जिसमें आप ये सारा रिव्यू देने के बाद, यानी कि हमने इसमें ये बात की थी आज, और उसमें हमने इस चीज़ को फोकस किया था, तो अब हम कंक्लूड किस तरह से कर रहे हैं जी। सेंस ऑफ क्लोजर यहाँ से पता चलना चाहिए आपके ऑडियंस को कि आप ख़त्म करने जा रहे हैं। कि समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके सामने कोई बंदा बात कर रहा होता है, बात करते करते अचानक से कहता है ठीक है जी, दैट इज़ ऑल। आपको पता ही नहीं चलता है कि हम लोग जो है वो हमारी बात ख़त्म हो गई है, और आप तो किसी और सोच में थे, आपको लग रहा था कि भी बहुत सारी बातें करनी है आपने, और आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो कंक्लूजन जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए इस फेज़ पर, कि आपके ऑडियंस को पता चल जाए कि अभी आप इस बात को, इस जो प्रेजेंटेशन है उसको कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो कंक्लूजन में क्या होता है जी, रिटर्न टू योर हुक, पोज क्वेश्चंस फॉर फर्दर डिस्कशन और सजेस्ट फ्यूचर इंक्वायरीज। ये कंक्लूजन के कुछ पार्ट्स हैं जो हमने पीछे भी बात की थी, कि जब आप अपनी जो आपकी प्रैक्टिसिंग स्टेज है वहाँ पर आप क्वेश्चंस को सोचेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे जो है ऑडियंस कर सकते हैं, नहीं एंटिसिपेशन होती है क्वेश्चंस की उस फेज़ में, और आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रखे जा सकते हैं उसके हवाले से, कि फ्यूचर में इसके ऊपर ये बातें भी की जा सकती हैं और आपने उनको डिस्कस नहीं किया है, या इसमें मज़ीद हम बेहतरी ला सकते हैं, यानी इस किस्म की चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। तो कंक्लूजन में आप अपने पूरा फोकस करेंगे अपना मेन पॉइंट को, उसको कन्वे रीस्टेट करेंगे, रिव्यू करने के बाद, समराइज़ करने के बाद आप उसके ऊपर कुछ सजेशंस भी देंगे, और आपका कंक्लूजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ द शॉर्ट क्वेश्चन वंस अगैन। अभी हमारा बॉडी कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया यहाँ पर, और अब हम बात करने जा रहे हैं कि जी 6 क्वालिटीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड प्रेजेंटेशन। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट आर द 6 क्वालिटीज़ ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड प्रेजेंटेशन, तो फिर क्या आपने बताना है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ गुड प्रेजेंटेशन है उसकी 6 क्वालिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं। तो आपने उस पर ये इस तरह से बताना है। नंबर 1 इज़ अ क्लियर ऑब्जेक्टिव, यानी उसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। नंबर 2, यूज़फुल फॉर द ऑडियंस, कि जो बात आपने की है वो ऑडियंस को यूज़फुल है भी या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों के साथ आप इंडिया का कोई मसला डिस्कस करते हैं, या इंडिया के लोगों के साथ आप अमेरिका का कोई मसला डिस्कस करते हैं, तो ऑडियंस जो है वो उससे बिल्कुल भी फ़ायदा उठा नहीं सकते हैं। या आप एजुकेशन सिस्टम पर बात करते हैं, वाइल सिटिंग इन इंडिया आप अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, या अमेरिका में बैठे हुए आप जापान के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, या पाकिस्तान में बैठे हुए आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो हाउ इट कैन बी यूज़फुल। अगर आप उसको कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल अगर आप उसको डिस्कस करें ऐसे होता है ऐसे होता है, तो आपके जो ऑडियंस हैं वो तो अनअवेयर है इस चीज़ से कि वहाँ पर क्या हो रहा है। सो उस तरह से मैंने आपको एक सिर्फ एग्जांपल कोट की है कि सूरत में जो है वो आपकी ऑडियंस उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो आप अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं दो कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम का, तो दैट कैन बी यूज़फुल फॉर द ऑडियंस। ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ वेल रिहर्स्ड, वही आपकी जो प्रेजेंटेशन से पहले जो आपकी स्टेज है प्रैक्टिसिंग की, वो आपकी वेल रिहर्स्ड होनी चाहिए। आप जितना अच्छी रिहर्स करेंगे, जितना अच्छा उसको आप बार बार आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार होगी। नेक्स्ट इज़ एज लिटिल टेक्स्ट एज पॉसिबल, कोशिश करें कि थोड़े वर्ड्स में, वही बात है, कंसाइज होना चाहिए, प्रिसीजन को फॉलो करना चाहिए है। थोड़े लफ्ज़ों में आप बड़ी बात कह दें, यानी छोटी छोटी बातें कहें। लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलने से ऑडियंस जो हैं दे फील बोर्ड, और उसके बाद उनको समझ भी नहीं आती ज़्यादा। शॉर्ट सेंटेंसेस में आपका माइंड जो है वो फौरी तौर पर उस इमेज को कैप्चर करता है, जिस लाइक कैमरा जो है वो किसी चीज़ को कैप्चर करता है और आपके जहन में रह जाता है, अच्छा वहाँ पर वो चीज़ रखी थी, तो वो आपके जहन में रह जाती है। तो लंबे लंबे सेंटेंसेस आपको याद नहीं रहते हैं, इसलिए फोकस कीजिए कि आपके सेंटेंसेस जो हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, आप फ्रेजेस की फॉर्म में बात कर रहे हों, ताकि आपके जो ऑडियंस हैं उनको एक्सप्लेन आप उन फ्रेजेस को करेंगे, लेकिन उनके माइंड में वो जो आपने फ्रेजेस रखे होंगे उनको देखकर
उनको फ़ौरी तौर पर समझ आ जाएगी, वो फ्रेज़ बोलने से उनको वो फ़ौरन रिकॉल करेंगे कि आपने उसके ऊपर क्या बात की थी। इसलिए बहुत थोड़ा-सा टेक्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। जब आप प्रेज़ेंटेशन देते हैं तो फिर आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें जो आपका मेन जो फ़ोकस है वो आपका ईमेल एड्रेस है कि वो आपने प्रोवाइड करना होता है व्हाइल गिविंग प्रेज़ेंटेशन। तो जब आप क्लासरूम में कर रहे होते हैं तो वो फिर उसके लिए ये इतना ज़्यादा रिक्विजिशन नहीं होती है इस चीज़ की, लेकिन अगर आप कोई फॉर्मल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसमें आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए है। नंबर 6, अ कॉल टू एक्शन, कि आपका जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो यूज़फुल होना चाहिए, वो बेनिफिशियल होना चाहिए और वो प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए उसकी, कि आप उसको कहीं पर इम्प्लीमेंट कर सकें, आप उसको अप्लाई कर सकें, उसमें जो सजेशंस हो वो प्रैक्टिकल हों, यानी उसमें कोई चीज़ आइडियल वर्ल्ड से नहीं होनी चाहिए है कि आप सिर्फ हवाई बातें करें या खला में बातें करें या आप सिर्फ वो बातें सिर्फ पेश तक रह जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो प्रेजेंटेशन जो है वो यूज़फुल होनी चाहिए इन फ्यूचर, अगर उसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो। सो दीज आर द 6 क्वालिटीज़ ऑफ गुड स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन, कि आपकी प्रेजेंटेशन का अच्छा स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। तो ये 6 पॉइंट्स जो हैं ये आपके जहन में होने चाहिए। सो दिस कैन बी अ शॉर्ट क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स एज वेल। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। जी अभी हम करने जा रहे हैं जी टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। सॉरी, इसमें से एक स्लाइड मिस हो चुकी है। तो इसमें नंबर 1 इज इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। अभी हम इसमें प्रेजेंटेशन की टाइप्स करने जा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 है जी इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, नंबर 2 इज पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन, नंबर 3 इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रेजेंटेशन, नंबर 4 इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन, नंबर 5 बिजनेस प्रेजेंटेशन एंड नंबर 6 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो अभी हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती हैं और इसमें आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, या आपको ये पता होना चाहिए कि जिस वक्त आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन कौन सी टाइप से बिलोंग कर रही है। तो नंबर 1 इज़ इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके जो टीचर्स हैं वो भी मेनली इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन ही दे रहे होते हैं, और जब आपको क्लासरूम में प्रेजेंटेशन एक्टिविटी के लिए कहा जाता है तो आपकी प्रेजेंटेशन भी नॉर्मली इसी टाइप से बिलोंग कर रही होती है। तो इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, जैसा कि इसका टाइटल हमें बता रहा है, गिविंग अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और आइडिया टू स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑडियंस, कि आपके सामने ऑडियंस बैठी हुई है और वो ऑडियंस जो है वो जनरल ऑडियंस नहीं बैठी हुई है, उसमें पर्टिकुलर, यानी कि अगर आप क्लासरूम में हैं, टीचर हैं, तो टीचर के सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और उन स्टूडेंट्स का एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि वो बीएस के स्टूडेंट्स हैं या वो एडीपी के स्टूडेंट्स हैं या वो मास्टर्स क्लास के स्टूडेंट्स हैं या वो एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, वो किस किस्म के स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे हुए हैं और आप उनके सामने कौन सा आइडिया, क्या वो सबका आइडिया जो है वो एक ही फोकस कर रहे हैं, उनका सिलेबस एक ही है, आप जो बात करने जा रहे हैं वो सेम है, आप उनको जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें उसमें जो है वो होती हैं जी इन्वॉल्व, और डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है इसमें आपकी उस कॉन्सेप्ट की, आइडिया की, या जो भी आप वहाँ पर कन्वे कर रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑफन एनालिटिकल, यानी आप इसमें एनालाइज कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे होते हैं, आप उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बता रहे होते हैं, उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, आप उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक एनालिटिकल प्रेजेंटेशन होती है। देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस फॉर इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशंस, कि आप किन सिचुएशंस में इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं या दे सकते हैं। नंबर 1, रिपोर्टिंग, यानी आप जब किसी चीज़ को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके न्यूज़ एंकर्स कुछ चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हों या आपको रिपोर्ट लिखनी होती है जी, किसी कोई प्रोग्राम हुआ है आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में, तो आपने उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनानी है, तो वो रिपोर्ट जो होती है वो कंप्लीट एनालिसिस होती है, ये हुआ, वो फलां ने बहुत अच्छा पढ़ा यूँ, ये सब चीज़ें जो हैं वो उसमें आ जाता है जी। उसके बाद है जी ब्रीफिंग, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स, इसमें ब्रीफिंग दी जाती है जी, आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर ब्रीफ किया जाता है, जैसे अभी मैं आपको ब्रीफ कर रही हूँ कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरीके से बनानी है, तो ये आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट इज रिसर्च, रिसर्च करते हुए भी आप इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन देते हैं, क्योंकि रिसर्च भी नॉर्मली एनालिटिकल होती है। तो ये जो है कुछ सिचुएशंस हैं। तो हमने इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, बेसिकली अगर हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, तो इसमें हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है।
नेक्स्ट इज पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन। पर्सुएसिव क्या होती है जी? पर्सुएशन इज द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग और कन्विंसिंग समवन टू एक्ट और मेक अ चेंज इन देयर एक्शंस और थॉट्स। तो पर्सुएशन क्या होता है जी? एक्ट ऑफ मोटिवेशन और कन्विंसिंग अदर्स, कि आप दूसरों को कन्विंस कर रहे हैं या मोटिवेट कर रहे हैं कोई काम करने के लिए, और पहले उनकी थॉट और थी और अब आपने उनको प्रेजेंटेशन देने के बाद उनकी थॉट को टोटली चेंज कर दिया है या कुछ उसमें से लिटिल बिट चेंज कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि हम लोग बीएस नहीं कर सकते हैं, तो एक टीचर क्लास में आते हैं और आपको बताते हैं कि यू कैन डू इट, और वो आपको बहुत सारी एग्जांपल्स देते हैं, बहुत सारी आपको आर्ग्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं, आपके साथ बहुत सपोर्टिव आइडियाज़ लेकर आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स लेकर आते हैं, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि आप मोटिवेट हुए एक काम करने के लिए, आप कन्विंस हो गए। उससे पहले आपका थॉट और था, और प्रेजेंटेशन लेने के बाद या उस लेक्चर के बाद आपका जो थॉट है वो और हो चुका है, आप बदल चुके हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड परsuasive प्रेजेंटेशन। और इसमें होता क्या जी? आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाई इन सप्लीमेंटिंग इट विद पॉसिबल बेनिफिट। यानी कि अगर आपको बीएस करना है तो आपको क्यों करना है, आपने वहाँ पर उस व्हाई को आंसर करना है। इसमें क्या इन्वॉल्व है? सिचुएशंस कौन सी इन्वॉल्व होती हैं जी? एक है जी पॉलिसी मेकिंग, इन नेक्स्ट इज वैल्यू जजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एग्ज़ाम्स होते हैं समर वेकेशन में, मतलब जून जुलाई में होते हैं, और आप जो पॉलिसी मेकर्स हैं आप उनके पास जाते हैं और उनको एक प्रेजेंटेशन देते हैं और उनको आप कन्विंस करते हैं कि एग्ज़ाम्स समर में नहीं होने चाहिए, एग्ज़ाम्स विंटर में होने चाहिए। तो क्यों होने चाहिए? आप उसकी सपोर्ट करने के लिए अपने आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वहाँ पर फ्लोट करेंगे, और इफ़ एट द एंड वो थोड़ा सा भी कन्विंस हो जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड परsuasive प्रेजेंटेशन। नंबर 3, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रेजेंटेशन। जी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रेजेंटेशन क्या होती है जी? जैसा कि आपको टाइटल बता रहा है जी, डेमोन्स्ट्रेटिंग अ प्रोसेस और द फंक्शनिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ स्टेप बाय स्टेप वे। जी, डेमोन्स्ट्रेटिव में जब आपके सामने, अक्सर आपने सुना होगा एक टर्म, डेमो दीजिए, डेमो दीजिए। तो डेमो में क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ये फंक्शन कैसे करेगा। ये आपके सामने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, और इसका आपके साथ तो कोई ताल्लुक ऐसा सच नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन की एक टाइप ये भी है कि आपने अक्सर टीवी पर देखा होगा कि कुछ जब प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं तो उसकी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रेजेंटेशन होती है कि जिसमें लाकर आपको वो प्रोडक्ट दिखाया जाता है कि जी ये देखेंगे, ये प्रोडक्ट है, ये लेज़र ट्रीटमेंट करता है, आपने यहाँ पर अपने बॉडी पार्ट पर ये लगाया है, इस लेज़र ट्रीटमेंट की वजह से आपका ये एक्नी प्रॉब्लम जो है ये ख़त्म हो जाएगा, या आपकी इसकी वजह से जो हेयर ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रेजेंटेशन का हिस्सा होती हैं। तो इसमें आप स्टेप बाय स्टेप, या आपका कोई किचन गैजेट है वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उसको यूज़ किस तरह से करना है वो डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या है जो इंस्ट्रक्शंस, गिविंग गाइडलाइंस और स्टेप्स ऑफ अ प्रोसेस और वर्क। तो इसमें आपको सारी गाइडलाइंस दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो मैं आपको बता रही हूँ तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको ओरल प्रेजेंटेशन किस तरीके से देनी है। नंबर 4 इज इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन। ये क्या होती है जी? जैसा कि आपका टाइटल बता रहा है जी, मेन एम ऑफ एन इंस्पिरेशनल प्रेजेंटेशन इज टू मोटिवेट और मूव योर ऑडियंस एंड इज ऑल्सो नोन एज अ मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन। कि आप उनको इमोशनली मोटिवेट करें, आप उनको साइकोलॉजिकली मोटिवेट करें, यानी आप उनको मोटिवेट कर दें। अब जैसे आपको मैंने ये एक प्रेजेंटेशन दी है, उसमें मैंने आपको इमोशनली भी आपको उसमें इन्वॉल्व किया है, साइकोलॉजिकली भी किया है, मेंटली भी किया है। आपको मैंने उसमें इन्वॉल्व करने के बाद इस तरह से आपको मैंने प्रेजेंटेशन दे दी है कि आप एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन अब आप बहुत इंथुजियास्टिक हो गए हैं कि अब तो हमने प्रेजेंटेशन बना लेनी है। तो इसका मतलब है कि आपको जो एक प्रेजेंटेशन दी गई थी, या आपकी क्लास में टीचर आए हैं, उससे पहले आपको वो टॉपिक बहुत मुश्किल लग रहा था, उन्होंने आपको इस तरह से वो टॉपिक पर लेक्चर दिया कि उसका एंड पर आपको लगा कि ये तो बहुत ईजी है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इंस्पिरेशनल प्रेजेंटेशन और मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन, जिसके बाद आप मोटिवेट होते हैं कुछ करने के लिए जिसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। नंबर 5, बिजनेस प्रेजेंटेशन, जो कि होली सोली जिसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए दिस इज़ द टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन एंड दिस इज़ द 5th टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, जिसमें आप क्या करते हैं जी? इसमें सेल्स प्रेजेंटेशन होती है,
ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग सेशन होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए जो कि आगे जाकर सेल करने जा रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को। मीटिंग्स भी इसका पार्ट हो सकती हैं, मीटिंग्स होती हैं जिसमें बहुत सारी प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, या आपने अक्सर अपनी मूवीज़ में, अपने ड्रामास में आपने ये देखा होगा कि आप अपनी टीवी पर ये चीज़ें देखते हैं कि बिज़नेस प्रेजेंटेशन जब होती है, अक्सर आपके हीरो या हीरोइन जो होते हैं वो बिज़नेस प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, बड़ी ज़बरदस्त दे रहे होते हैं। नेक्स्ट इज ई प्रेजेंटेशन। ई प्रेजेंटेशन जब भी आपको मल्टीमीडिया यूज़ करके, कंप्यूटर यूज़ करके आप प्रेजेंटेशन देंगे, दैट इज़ कॉल्ड ई प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज सेमिनार्स। सेमिनार्स जो हैं उसमें जो है आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट करना होता है, जिसमें सारे ऑडियंस सुन रहे होते हैं, एक फोकस होता है, एक सर्टन पर्टिकुलर टॉपिक होता है जिसके ऊपर बात की जा रही होती है और डिफरेंट व्यूज़ उसमें आ रहे होते हैं जी। नेक्स्ट इज़ वन ऑन वन मीटिंग में भी यही होता है कि एक जो है वो सुनने वाला होता है और एक उसको बताने वाला होता है, और वो उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है, उसको बता रहा होता है इस प्रोडक्ट की सारी वैल्यूज़ के बारे में भी। तो दिस इज़ कॉल्ड बिजनेस प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अभी इस वक्त आपके सामने जो चल रही है, दिस इज़ ऑल्सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बिकॉज आपकी जो ये लेक्चर तैयार किया गया है ये पावर पॉइंट स्लाइड्स पर तैयार किया गया है, और मेनली आपकी जितनी भी प्रेजेंटेशंस चलती हैं मल्टीमीडिया पर वो भी सारी की सारी आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होती हैं मोस्टली। तो ये अभी आपके सामने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही चल रही है, इसमें सारे फीचर्स यूज़ नहीं किए जा रहे पावर पॉइंट के, लेकिन ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है आपके सामने है और आप इससे समझ सकते हैं कि किस किस्म की होती है जी। द मोस्ट इफेक्टिव, कन्वीनियंट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें आपके सामने स्लाइड्स चल के आ रही होती हैं और आप उसमें देख रहे होते हैं कि किस तरह से आपको जो चीज़ है वो कन्वे की जा रही है, कि इससे आपको बहुत इजी हो जाता है, बजाय इसके कि एक टेक्स्ट मैं लूँ और वो टेक्स्ट जो है वो आपके सामने चलता चला आए। जिस तरह से आप अक्सर यूट्यूब पे अगर जाकर कोई देखते हैं वीडियो, उसमें कोई स्टोरी चल रही होती है तो वो मूव कर रही होती है टू अपवर्ड्स, वो मूव जो अपवर्ड कर रही होती है, तो उसमें आपको वो स्टोरी सिर्फ आप रीडिंग कर रहे होते हैं, और यहाँ पर जो है आपके सामने वो एक पूरी की पूरी स्लाइड मौजूद होती है जिसमें आप उसको ईजिली देख भी रहे हैं, क्योंकि आपका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी अप्रोप्रिएट रखा जाता है कि आप उसको अच्छे से पढ़ भी लें। वो स्लाइड जो है वो आपकी आंखों में जम जाए, यानी उसका इमेज जो है वो इतने टाइम के लिए आपके सामने रहना चाहिए कि आपका जो ब्रेन है वो उसकी एक फ़ोटो ले ले। तो ये इजी होती हैं अंडरस्टैंड करने के लिए फॉर जनरल ऑडियंस, कि सारे ऑडियंस जो हैं वो इससे फ़ायदा ले सकते हैं। वो टीचिंग पर्पस जो है उसमें भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत इफेक्टिव होती है। यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नॉर्मली आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है उसके क्या यूजेस हैं, किस तरह से वो यूज़फुल है। तो ये हर चीज़ में यूज़फुल है जी, आपकी टीचिंग पर्पस के लिए भी, आपको इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन के लिए, परसुएसिव, यानी किसी किस्म की भी जो टाइप्स हैं वो सारी जो हैं वो आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर भी बेस्ड हो सकती हैं, कि आप ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन जो हैं वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू कन्वे कर सकते हैं। सो हम ये भी कह सकते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग ऑल अदर टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ये इसमें चीज़ है जी। नेक्स्ट इज पेचा कुचा। पेचा कुचा क्या है जी? एक जापानीज वर्ड है और इसका मतलब है कन्वर्सेशन, चिट चैट। जैसे आप कहते हैं मैंने बातचीत की और चिट चैट की, तो चिट चैट से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ कॉल्ड पेचा कुचा। तो पेचा कुचा में क्या होता है कि जी चेंजिंग स्लाइड्स एवरी 20 सेकंड, इसमें 20 स्लाइड्स होती हैं और वो 20 सेकंड के लिए एक स्लाइड जो है वो चलती है, तो इसको 20/20 का फॉर्मूला भी कहा जा सकता है जी। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन होती है इसमें, और मल्टीमीडिया में आपको पता है कि आप प्रोजेक्टर लगा दिए जाते हैं, आप एक स्लाइड चलती है, आप उसको देखते हैं, उसके बाद आगे चलती है। इसमें समटाइम्स आपको सिर्फ इमेजेस दिए जाते हैं, समटाइम्स आपको सिर्फ टेक्स्ट देखने को मिलता है, और समटाइम्स आपको इसमें वीडियोस भी दिखाई जाती हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं कि जिसमें सिर्फ आपको इमेज सामने दिया जाता है और इमेज को ही डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, जिससे आपको बात समझ में आ जाती है, तो उसमें टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी आगे जो हमारा पॉइंट है वो ये चल रहा है जी, टेक्स्ट, विजुअल एंड मिक्स स्लाइड्स की। पावर पॉइंट में क्या होता है कि जिस तरह से अभी आपके सामने टेक्स्ट प्रेजेंटेशन है जिसमें आपके सामने टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इसके अलावा विजुअल वो होती हैं कि जिसमें आपके सामने सिर्फ इमेजेस होते हैं, और उसके बाद मिक्स स्लाइड्स, जैसे कि आपके कवरिंग पेज में आपने देखा कि एक इमेज है और उसके साथ कुछ लिखा हुआ है, तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मिक्स स्लाइड। तो ये सारी की सारी आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में चलती हैं। नेक्स्ट है जी आपका टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, द बेसिस ऑफ स्टाइल।
तो अभी जो हमने 6 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन की हैं, दे आर स्ट्रक्चर बेस्ड प्रेजेंटेशंस की टाइप्स। जो टाइप्स थी वो स्ट्रक्चर बेस्ड टाइप्स थी। अभी जो हम करने जा रहे हैं ये हैं स्टाइल बेस्ड प्रेजेंटेशन टाइप्स। ठीक है जी। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि आपको अगर क्वेश्चन किया जाता है कि जी स्ट्रक्चर बेस्ड प्रेजेंटेशन स्टाइल्स टाइप्स कौन सी हैं, तो फिर अभी आपने हमने जो 6 डिस्कस की हैं आपने वो बतानी है। और अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि जी स्टाइल बेस्ड प्रेजेंटेशन टाइप्स कौन सी हैं, तो फिर अब आपने ये वाली 4 बतानी है। तो अगर आपको सिंपली ये आ जाता है कि जी टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन बताइए, तो फिर आपने बताना है कि स्ट्रक्चर बेस्ड प्रेजेंटेशन स्टाइल्स जो हैं टाइप्स जो हैं वो ये 6 हैं, जिसमें इंफॉर्मेटिव है, पर्सुएसिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि और फिर आपने बताना है कि जो स्टाइल बेस्ड प्रेजेंटेशंस हैं वो कौन सी हैं जी, एक्सटेम्पोरेनियस प्रेजेंटेशंस, और सेकंड इज इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशंस, नंबर 3 मैन्युस्क्रिप्ट प्रेजेंटेशंस, नंबर 4 मेमोराइज्ड प्रेजेंटेशंस। तो अब इसमें होता क्या है जी, जो आपकी फर्स्ट 2 हैं ये करीब करीब हैं इस तरह से कि जो एक्सटेम्पोरेनियस प्रेजेंटेशन है ये भी विदाउट प्रेपरेशन होती है। नंबर 2 जो ये आपकी इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशंस हैं वो भी विदाउट एनी प्रेपरेशन होती हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो फिर आपने बताना है कि जो एक्सटेम्पोरेनियस प्रेजेंटेशन होती है उसमें आपके पास कुछ शॉर्ट पॉइंटर्स होते हैं, यानी कि कुछ बुलेट्स होते हैं, कुछ की फ्रेजेस होते हैं जो आपने सामने बताए हुए हैं, लिखे हुए हैं और आप उनको एक्सप्लेन करते हैं। और जो इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन है वो विदाउट एनी प्रेपरेशन होती है, यानी कि आपने कोई भी आपके सामने कोई चीज़ भी नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, कोई आपके पास की फ्रेजेस नहीं है, आपने बस आना है और आपसे कहा जाए कि जी बताइए इसके ऊपर प्रेजेंटेशन दे दीजिए। तो अब आपने खुद से बोलते चले जाना है, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन। और अगर आपके पास कुछ की फ्रेजेस आपने लिख लिए हुए हैं और वो वहाँ पर आप देते हैं, आउटलाइंस देते हैं, तो वो आपकी एक्सटेम्पोरेनियस प्रेजेंटेशन हो जाती है। नंबर 3 इज़ मैन्युस्क्रिप्ट प्रेजेंटेशन, यानी आपकी जो स्क्रिप्टेड प्रेजेंटेशन है दैट इज़ कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट प्रेजेंटेशन। मैन्युस्क्रिप्ट प्रेजेंटेशन में आपने देखा होगा कि आपके जो न्यूज़ एंकर्स जो खबरें पढ़ रहे होते हैं या जो अनाउंसर्स अनाउंस कर रहे होते हैं स्टेज के ऊपर, तो वो सारा का सारा स्क्रिप्टेड होता है। अक्सर आपने सुना होगा ये सारा तो स्क्रिप्टेड है, तो वो जहाँ वहाँ पर जो आपको लग रहा होता है कि जी ये सारे तो वहाँ पर आकर फौरी तौर पर बोल रहे होते हैं और इसने उसके साथ मजाक किया, उसने आगे से ये जवाब दिया, तो ये सब चीज़ें जो हैं स्क्रिप्टेड होती हैं, जो उनको पहले से प्रोवाइडेड होती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट प्रेजेंटेशन। नंबर 4 इज मेमोराइज प्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या होता है जी, मेमोराइज प्रेजेंटेशंस में देयर आर नो नोट्स और क्यूज, यानी इसमें आपके पास कोई की फ्रेजेस नहीं होते, शॉर्ट पॉइंटर्स नहीं होते, कोई क्यूज नहीं होते, कुछ नहीं लिखा हुआ आपने, बट मेमोराइज और रोट लर्निंग आपने रट्टा लगाया हुआ है, आपने याद किया हुआ है, आपने वही मेमोराइज जो है वो आकर क्लास में सुना देना है या ऑडियंस के सामने बोल देना है, दैट इज कॉल्ड मेमोराइज्ड प्रेजेंटेशन जी। उसके बाद की पॉइंट्स जो हैं टू लर्न, कि आपको टू रिमेंबर व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ प्रेजेंटेशन, व्हेन यू आर गोइंग टू डिज़ाइन, व्हेन यू आर गोइंग टू स्ट्रक्चर एंड ओरल प्रेजेंटेशन। तो आपने कौन सी चीज़ों को याद रखना है जी, वो कौन सी चीज़ें हैं जी। नंबर 1, स्टार्ट विद अ क्वेश्चन और पावरफुल थॉट और आइडिया, कि जब आपने स्टार्ट करना है तो स्टार्ट आपका ऐसा सेंटेंस होना चाहिए, ऐसा फ्रेज होना चाहिए कि ऑडियंस जो हैं वो बातें छोड़कर आपकी बात सुनने शुरू हो जाए। नंबर 2, फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स। आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी, इररेलेवेंट बात नहीं करनी है, आपने सिर्फ वो बात करनी है जो रिलेटेड है, जो रेलेवेंट है टू योर टॉपिक। आपने सिर्फ उस मेन पॉइंट के ऊपर फोकस करना है, यानी इधर उधर की चीज़ें सारी आपने छोड़ देनी है। नंबर 3, सिंपल एंड क्लियर। बहुत सिंपल वर्ड्स यूज़ करें, क्लियर यूज़ करें। बहुत मुश्किल अंग्रेज़ी लिखने या बहुत मुश्किल वोकैबुलरी यूज़ करने से आपका इंप्रेशन नहीं बनता है। आप जितना सिंपल वर्ड्स यूज़ करेंगे, जितना क्लियर होंगे अपने एक्सप्रेशन में, उतना ही आपका ज़्यादा इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन बनेगी। नेक्स्ट इज टेल द आउटलाइन ब्रीफली। आप जब इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो आपने अपनी आउटलाइन जो है उसको ब्रीफली वहाँ पर बता भी देना है कि आप किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे आपके ऑडियंस जो है वो अलर्ट हो जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि आप आगे क्या बोलने जा रहे हैं। इससे उनका इंटरेस्ट शुरू से ही डेवलप हो जाता है। स्ट्रेच फॉर टू लॉन्ग, आपने जो नॉट स्ट्रेच फॉर टू लॉन्ग, इसमें से एंड जो है वो मिस हो गया। नॉट स्ट्रेच फॉर टू लॉन्ग, आपने बहुत लंबी प्रेजेंटेशन नहीं देनी है। ये सिर्फ 10 to 15 मिनट्स की होनी चाहिए है। आपकी ये जो अभी प्रेजेंटेशन चल रही है आपने बिल्कुल इसको फोकस नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपको 2 चीज़ें बताई जा रही थी। एक आपको स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, उसकी सिग्निफिकेंस बताई जा रही है, स्ट्रक्चर बेस्ड आपको प्रेजेंटेशन की टाइप्स भी बताई गई हैं। इसके अलावा आपको स्टाइल बेस्ड प्रेजेंटेशन की टाइप्स भी बताई जा रही हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए आपने
इसको फोकस नहीं करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जब एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो इट मस्ट लॉन्ग फॉर 10 to 15 मिनट्स ओनली। नेक्स्ट इज डिलीवर योर प्रेजेंटेशन विद पैशन एंड जेन्युइन इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस। ये हमने कल भी बात की थी, कल के लेक्चर में भी, जो इसका प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हमने बात की थी कि आप वो वाला टॉपिक चूज़ करें जिसमें आपको खुद से इंटरेस्ट है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट खुद से होगा तभी आप अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकेंगे। नेक्स्ट इज आंसर द क्वेश्चन वाई फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी। आपके जहन में खुद होना चाहिए कि वो वाई क्या चीज़ है, आपके जो प्रेजेंटेशन है उसमें जो मेन पॉइंट है उसका वाई क्या चीज़ है, तो आपने उस वाई को अपने माइंड में रखना है और उस वाई को आंसर करना है आपने। नंबर नेक्स्ट इज रीस्टेट योर मेन सेंटेंस और फ्रेज एट द एंड एंड ब्रीफली समराइज। हमने जो कंक्लूजन पार्ट में पढ़ा था कि जी आपने अपनी पूरी जो प्रेजेंटेशन है उसको समराइज करना है, एंड पर रीस्टेट करना अपने मेन पॉइंट को और कंक्लूड कर देना है। दिस इज द लास्ट पॉइंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन टुडे। आपको आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पता चल गया कि आपने किस तरह से प्रेजेंटेशन जो है वो देनी है, आपने कौन कौन से उसके स्ट्रक्चर के पॉइंट्स को जहन में रखना है और उसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है, और स्ट्रक्चर बेस्ड प्रेजेंटेशंस कौन सी हैं और स्टाइल बेस्ड प्रेजेंटेशंस कौन सी हैं, और 6 पॉइंट्स ऑफ अ गुड एंड इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन कौन सा है, और कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो आपको जहन में रखने चाहिए हैं वेल यू आर गिविंग अ गुड एंड इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।